सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 9वें आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर होगा उसेन बोल्ट को। तो अभी आईसीसी ने 9वें आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए वेस्ट इंडीज के जमैका के महान धावक उसेन बोल्ट को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पहले इस वर्ल्ड कप की बात करते हैं, ये कब और कहां पे होंगे। तो 1 से लेकर 29 जून 2024 तक ये होंगे कहां पे? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होंगे। याद रखना इसमें कनाडा, युगांडा और अमेरिका की टीमें पहली बार हिस्सा ले रही है और पहली बार इसमें 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पहला टी20 वर्ल्ड कप है वो 2007 में हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। उसको भारत ने जीता था, पाकिस्तान को हराया था। और अभी लास्ट टाइम आखिरी वाला 2022 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसको इंग्लैंड ने जीता था, लेकिन हारा तब भी पाकिस्तान ही था। और अभी 2024 वाला कहां पे? याद रखना, और अमेरिका में कौन सा संस्करण है? नवा संस्करण है। तो इतनी बातें यहां से आपको याद रखनी है। पहले मैं आपको आईसीसी के बारे में बताता हूं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना होती है 1909 में। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है और इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड से हैं। और सीईओ हैं जेफ एलार्डिस, ये कहां से हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने बात करी उसेन बोल्ट की। मैंने आपको ये तो बता ही दिया और आप सबको पता है वेस्ट इंडीज के जमैका के महान धावक हैं। ये धावक थे, वैसे तो अब संन्यास ले चुके हैं ये, लेकिन आज भी इनके रिकॉर्ड चलते हैं। मतलब इनके पास 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर रेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी इन्हीं के नाम है। 100 मीटर में इनका रिकॉर्ड है 9.58 सेकेंड का, 200 मीटर में इनका रिकॉर्ड है 19.19 सेकेंड का और 4x100 मीटर में इनका रिकॉर्ड है 36.84 सेकेंड। आपको बता दूं, उन्होंने ओलंपिक गेम्स में 8 गोल्ड जीते हैं 2008, 2012 और 2016 में। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2014 में उन्होंने 1 गोल्ड जीता था। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 11 गोल्ड वे जीत चुके हैं। लेकिन अब 2017 में जो लंदन वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था। मतलब जब तक वो खेले थे बहुत धमाल मचाया था उन्होंने। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट दी है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को। तो अभी वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल ने वर्ल्ड एनर्जी लीडरशिप अवार्ड 2024 की घोषणा की है। इसमें वैसे तो और भी अवार्ड्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाला यही वाला अवार्ड है। तो आपको ये याद रखना है। और आपको याद होगा 2023 में कोप 28 का आयोजन कहां पे हुआ था? याद है? यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था। तो उसमें कोप 28 के अध्यक्ष थे ये डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर। और अभी उन्हीं को एनर्जी ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाने के लिए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अगर डेली आप क्रेक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो ये नाम आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, क्योंकि अभी 2024 के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको पढ़ाया था कि इनको एक और अवार्ड मिला था S&P ग्लोबल के द्वारा, सेरा वीक लीडरशिप अवार्ड। शायद आपको याद आया होगा, अगर आप पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हो तो याद आएगा। तो देखो इनके नाम से 2 अवार्ड हो गए हमारे पास, तो इनका नाम याद रखना। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, अभी मैंने कहा कोप 28 का आयोजन 2023 में कहां पे हुआ था? यूनाइटेड अरब अमीरात में। अब बताओ 2024 में कोप 29 का आयोजन कहां पे होगा? मैंने कई बार आपको रिवाइज कराया है, अभी आप कोशिश करो लिखने की, मैं आपको आगे इसका उत्तर भी दूंगा। अब वैसे अवार्ड वाला प्रश्न है, तो चलो 2024 के बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड्स में आपको रिवाइज करा रहा हूं आज, तो ध्यान से सुनना। वैसे ये शीट मैं आपको रिपीट ही करा रहा हूं, तो अगर आपको ये शीट याद है तो मेरे साथ साथ बोलना ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो एक तो आपको ये याद रखना है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे मिला? अमिताभ बच्चन को। एबल पुरस्कार, ये गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इसे, ये मिशेल टेलाग्रैंड को मिला। एरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला। 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार ये मिला रिकेन यामामोटो को, जापान से हैं। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने, चेक रिपब्लिक की हैं। 2023 का जेडी बिरला पुरस्कार जीता डॉक्टर अदिति सेन डे ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला अभी 58वें नंबर का 2 जनों को मिला था, जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार मिला हमारे जो इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ को। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। असम वैभव सम्मान, असम का जो सर्वोच्च सम्मान है, ये मिला हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को। MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला BR कंबोज को। 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला रुइक्सियांग झांग को। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला
हिंदी में तो संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए, और अंग्रेजी का मिला नीलम शरण गौर को उनके उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए। वहीं अभी 33वां व्यास सम्मान मिला पुष्पा भारती को उनके उपन्यास यादें यादें और यादें के लिए, और 33वां सरस्वती सम्मान मिला प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रुद्र सात्विकम के लिए। तो यहाँ पे ये जो 15-16 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैंने आपको करे हैं, इनको याद रखना, याद होने ही चाहिए, क्योंकि 2024 के सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं ये। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए वोटर इन क्यू एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया या कहां पे लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा हरियाणा। तो अभी हरियाणा में मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर लोगों की कितनी कतार है, मतलब क्यू में कितने लोग हैं, मतलब वहां पे जो लाइन लगती है ना बाहर, उसमें कितने लोग खड़े हैं वोट डालने के लिए, ये बताने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। इसका नाम है वोटर इन क्यू। अब आप सोचोगे कि इसकी क्या जरूरत पड़ गई, तो इसकी जरूरत पड़ी है तभी इसको लॉन्च किया गया। बहुत से लोग होते हैं वोट डालने के लिए तो जाते हैं, पर वहां लंबी लंबी लाइन देख करके वापस लौट के आ जाते हैं कि जब छोटी लाइन होगी ना तब जाएंगे, और फिर वो जा ही नहीं पाते। तो ऐसे आलसी इंसानों के लिए, ऐसे लोगों के लिए ये एप्लीकेशन बनाई गई है कि भैया आप घर पर ही देख लो कि आपकी कतार में कितने लोग हैं, और जब आपको लगे ना कि हाँ भाई अब लाइन छोटी है, तो फटाफट से चल जाओ और वोट डाल के आओ। तो एप्लीकेशन का नाम याद रखना, वोटर इन क्यू। कहां पे लॉन्च किया गया? हरियाणा में। अच्छा, यहां पे इसी तरह से निर्वाचन आयोग की कुछ और भी महत्वपूर्ण एप्लीकेशन, कुछ पोर्टल इन्होंने सॉफ्टवेयर वगैरह लॉन्च किए थे, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इसकी स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 में। इसीलिए तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार है, 25वें नंबर के हैं। लेकिन पहले नंबर पे कौन थे? सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त वो सुकुमार सेन थे, और पहली महिलाओं में पूछेंगे तो वीएस रमा देवी थी। और साथ में ये भी याद रखना कि भारतीय संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। बात करें भी चुनाव आयोग ने कौन कौन सी एप्लीकेशंस लॉन्च की, तो सक्षम एप्लीकेशन को लॉन्च किया था विकलांग व्यक्तियों के लिए, सी विजिल एप्लीकेशन को लॉन्च किया, गरुड़ एप्लीकेशन लॉन्च किया था, एनकोर एप्लीकेशन या एनकोर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था, नो योर कैंडिडेट नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, और अभी पंजाब में बूथ राफ्ता नाम से एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। वैसे निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन किसे बनाया था? शीतल देवी को, जो कि एक पैरा तीरंदाज है। और अभी इसके 2 नए चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर बने थे, उनके नाम क्या है? ज्ञानेश कुमार और सुखबिंदर सिंह संधू। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस राज्य ने खोंगजोम दिवस मनाया? तो आंसर होगा मणिपुर। अब पहले हम ये बात कर लें कि ये दिवस मनाते क्यों हैं। तो मणिपुर के खोंगजोम में 23 अप्रैल को एंग्लो मणिपुरी युद्ध हुआ था, उसी की याद में ये दिन मनाया जाता है। इस युद्ध में मणिपुर जैसे छोटे राज्य ने ब्रिटिश उपनिवेशक विस्तार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और अपनी मातृभूमि की गरिमा और सम्मान की रक्षा करते हुए काफी सारे यहाँ के जो सैनिक थे, जो लोग थे, वो शहीद हुए थे। वैसे फाइनली इस युद्ध में हमारी हार हुई थी। तो हर साल इस युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले बहादुर सेनाओं को सम्मानित करने के लिए 23 अप्रैल को हम ये खोंगजोम दिवस के रूप में मनाते हैं। कहाँ पे? मणिपुर में। मैं आपको मणिपुर ले चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये आपका होमवर्क प्रश्न है, ध्यान से सुनो। मैं पूछ रहा हूँ कोकबोरोक दिवस ये कहाँ पे मनाया जाता है? अगर आपको ये पता है कि कोकबोरोक ये किस राज्य की मूल भाषा है, तो उत्तर आ जाएगा आपके सामने। और कब मनाते हैं? चलो ये मैं आपको बताता हूँ कब मनाते हैं। 19 जनवरी को। अब बताओ आप कहाँ पे? बाकी मणिपुर की बात थी तो ये रहा मैप में मणिपुर। कैपिटल इम्फाल है, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हो गए, और गवर्नर है अनुसुईया उइके। और अगर आपसे पूछे कि किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है, तो भी आंसर होगा मणिपुर। और मणिपुर में आपको लोकटक झील मिलेगी। इसे फ्लोटिंग लेक भी कहा जाता है, जिसपे दुनिया का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है, जिसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अच्छा, यहाँ मैं एक काम करता हूँ, मणिपुर के जो भी इंपॉर्टेंट उत्सव महोत्सव है, जो फेस्टिवल है, वो आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, जैसे कि संगाई फेस्टिवल ये मणिपुर में मनाया जाता है। संगाई किसे कहते हैं? तो ये जो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ना, यहाँ पे एक हिरण पाया जाता है, उसी को संगाई कहा जाता है। वो ऐसे उछलता रहता है, कूदता रहता है। यहाँ पे लाई हराओबा फेस्टिवल मनाया जाता है। नट संकीर्तन उत्सव होता है। याओसांग या योशांग उत्सव यहाँ पे होता है। हुन थड़ो महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। शुमंग लीला उत्सव यहाँ मनाया जाता है। गान नगाई उत्सव यहाँ मनाया जाता है। शिरुई लिली महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। कचाई लेमन फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है।
और अमूर फाल्कन फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। और मणिपुर का जो मार्शल आर्ट है उसको क्या कहते हैं, थांगटा कहते हैं। तो मणिपुर से ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी अप्रैल 2024 में छठे अंतरराष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो याद रखना, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ। इस बार ये इसका छठा संस्करण था और इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हिस्सा लिया और वहां पे उन्होंने कहा कि बेहतर कल के लिए ऐसे बुनियादी ढांचे में निवेश के महत्व पर जोर दिया जाए जो आपदाओं का सामना कर सके। मतलब हमें एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो डिजास्टर का सामना कर सके, चाहे फिर भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, तूफान आ जाए। हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, हमारे जो ब्रिजेज हैं, पुल वगैरह हैं, जो रोड हैं, उनका कुछ ना बिगड़े, वो टूटे फूटे ना। तो इस तरह का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो डिजास्टर का, आपदाओं का सामना कर सके। और थीम क्या रही इस बार के सम्मेलन की? इन्वेस्टिंग टुडे फॉर अ मोर रेजिलिएंट टुमारो, यानी कि अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। और मैं आपको बता दूं, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन को 2019 में जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में, वहां पे मोदी जी ने ही इसको लॉन्च किया था। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। अब देखो यहाँ पे सम्मेलन वाला प्रश्न है, समिट्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये शीट मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं, आपको याद हो चुकी होगी। याद हो गई है तो मेरे साथ साथ बोलना ताकि आपका और रिवीजन हो जाए। जैसे कि वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, यह भी यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में हुआ। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल बेल्जियम में हुआ। नवा रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में हुआ जिसमें चीफ गेस्ट थे हमारे ग्रीस के प्रधानमंत्री किर्याकोस मित्सोताकिस। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट हुआ गुवाहाटी में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 हुआ दुबई में। और भारत यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा 2024 में। और कौन सा संस्करण होगा? 46 नंबर का एडिशन। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो ये हुआ गांधीनगर में। नवा अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ फरीदाबाद में। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन ये नासिक में हुआ। ये सारे 2024 वाले ही मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ये सब 2024 में हुए हैं, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 अप्रैल को। तो हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है? अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। इंग्लिश में बोलोगे तो एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। पहली बार मलेरिया दिवस 2008 में मनाया गया था। मलेरिया किसके काटने से फैलता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, क्योंकि उसकी लार में प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ होता है, परजीवी होता है। वो मुख्य कारण होता है मलेरिया का, क्योंकि वो हमारे ब्लड में पहुंचता है और फिर मलेरिया का कारण बनता है। मतलब मादा एनाफिलीज तो है ना, वेक्टर का काम करती है, उसे फैलाने का काम करती है। मेन जो दोषी है, मेन जो कारण है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। और इसकी जो मुख्य दवा होती है वो कुनेन की दवा होती है, जो कि सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। वैसे WHO ने एक वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, मलेरिया की पहली वैक्सीन बन गई है वो। क्या नाम है उसका? उसका नाम है मॉस्क्यूरेक्स। और मलेरिया में किसकी कमी हो जाती है? तो याद रखना RBC की कमी होती है। आपको यह भी बता दूं कि 1897 में सर रोनाल्ड रॉस ने पाया कि मनुष्यों में मलेरिया मादा मच्छरों के द्वारा फैलता है। कभी पूछ ले तो ध्यान में रखना ये लाइन भी। और वैसे हमारा मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य है 2030 का। और अगर आपसे पूछे ना कि ऑक्सफोर्ड के मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना था, तो वो घाना देश बना था। अभी मैं आपको अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करवाने वाला हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। लेकिन उससे पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाते हैं और उसको खत्म करने का हमारा लक्ष्य कब का है? तो देखो, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 4 अप्रैल को खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को एक तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस और नेशनल लाइब्रेरी डे, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और वर्ल्ड पार्किंसन डे, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस और वर्ल्ड क्वांटम डे और BR अम्बेडकर जी की भी जयंती होती है और उस दिन को हम इक्वलिटी डे के रूप में मनाते हैं। 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट्स डे कला दिवस, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे,
18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे, 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे और विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे और अभी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया था। तो ये अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किसने किया? तो आंसर होगा डीआरडीओ ने। आपको पता है भारत में डिफेंस सेक्टर के लिए जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होता है वो कौन करता है? डीआरडीओ करता है। तो अभी इसी ने भारतीय सेना के लिए सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है। इसका वजन कितना है? 9.5 किलोग्राम है। फिर भी ये सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट है। वही हमारी भारतीय सेना के हिसाब से सोचो, अपने हिसाब से मत सोचो, हमारे लिए तो बहुत भारी है। और आपको बता दूं ये जैकेट पॉलीमर बैकिंग और मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट से बनी है जो काफी मजबूत होती है। तो इसका फायदा यही है, हल्की होने के साथ साथ ये काफी मजबूत भी हो गई है। अगर स्नाइपर राइफल और AK-47 की गोलियां भी इस पे मारी जाएगी तो ये उन्हें झेल लेगी, मतलब हमारे जवान को कुछ नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह से मैं आपको याद दिलाऊं तो अभी डीआरडीओ ने ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। ITCM मतलब हो गया इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। उसी तरह से डीआरडीओ ने अभी मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 मिसाइल का भी परीक्षण किया था। और डीआरडीओ ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वशोराद मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। और उससे पहले डीआरडीओ ने इंडियन आर्मी के लिए स्वदेशी असोल्ट राइफल उग्रम भी लॉन्च की थी। डीआरडीओ की बात करें, देखो डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली हो गया और इसके अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत है। मोटो हो गया स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो आंसर होगा सनफ्लावर वेयर फर्स्ट वंस टू नो। हम बात कर रहे हैं कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 की। कौन सा एडिशन है ये याद रखना, 77वां है। और कहाँ पे होता है? हर साल ये फ्रांस में होता है। और इस बार एक भारतीय फिल्म है जिसका नाम है सनफ्लावर वेयर फर्स्ट वंस टू नो, जिसके डायरेक्टर हैं चिदानंद नायक। और अभी इनकी जो फिल्म है इसे ला सिनेफ सेक्शन में चुना गया है। ला सिनेफ ये एक तरह की कैटेगरी होती है ना, उसी तरह से ये कैटेगरी है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि अभी एक और भारतीय फिल्म है जिसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जिसके डायरेक्टर है पायल कपाड़िया। और इस फिल्म को अभी इसमें एक सेक्शन होता है, एक कैटेगरी बोल दो, जिसे आप बोलते हो पामे डी और सेक्शन, उसके लिए चुना गया या उसमें चुना गया है। और इस सेक्शन में, इस कैटेगरी में 30 साल के बाद किसी भारतीय फिल्म को चुना गया है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। और कांस फिल्म फेस्टिवल में एक अवार्ड के बारे में मैंने आपको करंट अफेयर्स की क्लास में बताया था कुछ दिन पहले ही, कि अभी इसमें कांस फिल्म फेस्टिवल में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड होता है ना, वो होता है पामे डी और अवार्ड। और अभी उसके लिए किसे चुन लिया गया है? जॉर्ज लुकास को चुन लिया गया है, जो कि अमेरिकी फिल्म मेकर है। तो उनका नाम भी याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रिवाइज कराऊंगा जो कि फिल्मों से रिलेटेड हैं। जैसे कि बाफ्ता, सबसे इंपॉर्टेंट वाले ही करा रहा हूं मैं। बाफ्ता हो गया, ऑस्कर हो गया, ये सारे करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले हम बाफ्ता की बात करते हैं। बाफ्ता का मतलब क्या होता है? ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड। और ये देखो अच्छी बात है, कांस फिल्म फेस्टिवल में भी कौन सा एडिशन था? 77वां। बाफ्ता का भी कौन सा है? 77वां एडिशन। इसमें बेस्ट फिल्म रही थी ओपेनहाइमर। लीडिंग एक्टर रहे थे किलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए, और लीडिंग एक्ट्रेस रही थी एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए। डायरेक्टर रहे थे ओपेनहाइमर के क्रिस्टोफर नोलान। वहीं आपको ऑस्कर 2024 भी रिवाइज करवा दूं, इसमें बेस्ट मूवी चुनी गई थी ओपेनहाइमर। बेस्ट डायरेक्टर ओपेनहाइमर के लिए ही क्रिस्टोफर नोलान, बेस्ट एक्टर ओपेनहाइमर के लिए ही किलियन मर्फी, और बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए। मतलब आप देखोगे पूरा बाफ्ता वाला ही सेम है। और एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 की भी हम बात कर लें, उसका भी रिवीजन कर लें। इस बार 81 नंबर का एडिशन था। इसमें ड्रामा में बेस्ट पिक्चर चुनी गई थी ओपेनहाइमर। सब जगह ओपेनहाइमर का ही जलवा है, मेरा है जलवा। तो मूवी याद रखने में तो आपको दिक्कत नहीं होगी। वहीं बेस्ट एक्टर, वो भी ओपेनहाइमर के ही हैं एक्टर किलियन मर्फी। बेस्ट एक्ट्रेस यहाँ पे अलग है, दोनों जगह सेम थी, यहाँ पे अलग है। लिली ग्लैडस्टोन इनका नाम है। किस फिल्म के लिए? किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर
ओपेनहाइमर के क्रिस्टोफर नोलान। तो ये तीनों तरह के अवार्ड भी मैंने आपको रिवाइज करा दिए, इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि फिल्मों के क्षेत्र में, बाफ्ता, ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो ध्यान में रहेगा ना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे वर्ष के उत्कृष्ट पीएसयू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो अवार्ड का नाम है आउटस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द ईयर अवार्ड। किसने दिया? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने। किसे दिया? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को। ये अवार्ड प्रेजेंट किसने किया? अगर ये बात करते हैं मतलब किसके द्वारा दिया गया, तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। तो पिछले वित्त वर्ष, पिछले फाइनेंशियल ईयर में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने 29,810 करोड़ रुपए से अधिक का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू कलेक्ट किया। मतलब अभी तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू उसे पिछले वित्त वर्ष में मिला। और कितना मिला मैंने आपको बताया। यहाँ पे हम बात करेंगे जिन्होंने अवार्ड दिया ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की, जिसकी स्थापना होती है 1957 में। ये भारत में प्रबंधन पेशे यानी कि मैनेजमेंट प्रोफेशन का सर्वोच्च निकाय है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को यह अवार्ड दिया गया, तो उसकी भी बात करते हैं। उसकी स्थापना होती है 1940 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बंगलुरु में। तो हेड कौन है? अनंत कृष्णन। और आपको याद होगा कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को लॉन्च किया था। उसका उद्घाटन किया था कहां पे? कर्नाटक के तुमकुरु में। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में नासा ने ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन ये कहां पे भेजने की घोषणा की है? तो आंसर होगा टाइटन में। तो मिशन का नाम है ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन। किसका मिशन है? नासा का मिशन है। कहां पे भेजेगा? शनि यानी कि सैटर्न का एक मून है, एक चंद्रमा है टाइटन, वहां पर उसकी स्टडी के लिए। कब? 2028 में इसे लॉन्च किया जाएगा। और इसके नाम में आप देखोगे ड्रैगन फ्लाई आ रहा है, क्योंकि इसका जो शेप है वो ड्रैगन फ्लाई की तरह है, इसीलिए इसका नाम ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट रखा है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं नासा जो अपना आर्टेमिस मिशन है इसको कब लॉन्च करेगा? तो 2026 में। और नासा और इसरो मिलकर के अभी कौन सा मिशन लॉन्च कर रहे हैं? निसार मिशन। निसार की फुल फॉर्म क्या होती है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। अभी आपको याद होगा नासा ने अभी पेस मिशन भी लॉन्च किया था ओशियन और एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए। देखो नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। नासा की स्थापना कब होती है? जब डीआरडीओ की होती है 1958 में। और इसके एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक कौन है? बिल नेल्सन है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं जो स्पेस एक्स का जो रॉकेट है फॉल्कन 9 रॉकेट, तो उससे लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह, पहला सैटेलाइट का नाम क्या है? GSAT-20 है। तो ध्यान रखना ये भी। और ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का। बाकी इनकी क्विज आपको मिल जाएगी, PDF आपको मिल जाएगी कहाँ पे? आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। नई वाली जो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन है उस पर जाना है। बाकी पसंद आता है तो सपोर्ट जरूर करें क्रिक एग्जाम चैनल को। अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नाम की बुक को किसने लिखा? गोवा के जो गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई ने। फिर आपसे पूछा था भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहां पे किया गया? CSIR के मुख्यालय में, नई दिल्ली में है जो। फिर पूछा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया? 24 अप्रैल को। फिर पूछा वैश्विक सैन्य खर्च पर सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? चौथा स्थान। फिर पूछा यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के पद पर किसे नियुक्त किया गया? ये भारतीय हैं, गीता सभरवाल इनका नाम है। फिर पूछा अभी किस IIT के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे बड़ा सांप जिसका नाम है वासुकी इंडिकस का जीवाश्म खोजा? तो IIT रुड़की। फिर पूछा IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? युजवेंद्र चहल। फिर पूछा अभी शोम्पेन जनजाति ने कहां पर पहली बार लोकसभा 2024 के लिए मतदान किया? तो अंडमान निकोबार की जनजाति है ये। फिर पूछा चिथिराई त्योहार कहां पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और आखिरी प्रश्न पूछा कि अभी अप्रैल 2024 में पापुआ न्यू गिनी ने भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया? तो आंसर होगा एडिसन नेपियो को। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।